भारतीय राज्य व्यवस्था चैप्टर 1 में है भारत का संवैधानिक इतिहास। चलिए इसके बारे में देखते हैं। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद यानी स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1876 ईस्वी में। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। कौन सुमेल नहीं है? साइमन कमीशन भारत विभाजन या सुमेलित नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित है सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन हुआ था सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 1945। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था 1935 द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से संबंधित है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैध शासन
भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता को मंजूरी दी गई। मिंटो मार्लो सुधार 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन को मंजूरी दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चैप्टर 2 संविधान सभा। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? महात्मा गांधी। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. राय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 ईस्वी। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? उपयुक्त सभी यानी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनिगल नरसिंह राव। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? एच वेग। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22 यानी 22 जनवरी 1947 में। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तीसरी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था?
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? अम्मू स्वामीनाथन। जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे, प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है चैप्टर 3 संविधान की प्रस्तावना। अब हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति 1912। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? गुट निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? उपयुक्त सभी यानी राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? पूजा की समानता। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है प्रस्तावना में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? 3, 5, 2, 1। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यह सही नहीं है। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, यह सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, सही है। गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है, यह भी सही है। नेक्स्ट है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में संविधान की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत।
भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य व अनम्य। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। यानी भारत का संविधान भारत के संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, यह सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, यह भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यह भी सही है। सभी कथन सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, यह कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, यह सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, यह भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी कथन सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, यह भी सही है। भारत का संविधान है कठोर, कम लचीला, अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि उपयुक्त सभी। यानी केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में है 350 से अधिक आर्टिकल्स। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां यानी कितनी लिस्ट है? 3। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभुत्व सत्ता किसमें निहित है? संविधान। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। संविधान सर्वोच्च है, सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, सही है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य। कथन है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। ए तथा आर यानी कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व,
अखिल भारतीय सेवाएं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? केसी वियर्ड। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, यह इसका लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निदेशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? अमेरिका। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और कहां के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान। भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? आयरलैंड व स्पेन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहां की संविधान से लिया गया है? कनाडा संविधान से। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? उपयुक्त सभी, यानी संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यूएसए। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से मिली थी? फ्रांस की क्रांति।
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? ए, बी एवं सी तीनों, यानी न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, या सभी। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जर्मनी के वीमर संविधान की। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था यूएसए के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान दिया गया है, सूची 2 में स्रोत दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। मौलिक अधिकार, अमेरिकी अधिकार पत्र, राज्य की नीति निदेशक तत्व, आयरिश संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार, ब्रिटिश संविधान से लिया गया। केंद्र राज्य संबंध, कनाडा का संविधान से लिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम लोग संविधान के भाग के बारे में देखेंगे। भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी भाग में विभाजित किया गया है? 22। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 9। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? भाग 21। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9 का ए। संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 के क में। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारत का महान्यायवादी भाग 13 में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? अधिकरण भाग 10 में नहीं है। पंचायतें भाग 9 में, नगर पालिकाएं भाग 9 के क में है, सहकारी समितियां भाग 9 के ख में है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान और संविधान का भाग दिया गया है, इसमें से कौन सही नहीं है यह बताना है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। नागरिकता भाग 2 में है, नगर पालिकाएं भाग 9 के ए में है, निर्वाचन भाग 15 में है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। भारतीय संविधान भाग 9 पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग 8 में संघ क्षेत्र है।
भारतीय संविधान भाग का 4 के ए में मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान भाग 9 के ए में नगर पालिका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया कौन सा भाग जोड़ा? भाग 9 का ए जोड़ा गया। नेक्स्ट है चैप्टर 7 जिसमें हम लोग संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? द्वितीय। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची में। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? छठी अनुसूची। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 9वीं अनुसूची। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून। संविधान की 6ठी अनुसूची इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुसूची और उनके विषय में से कौन सा सही नहीं है? दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप यह सही नहीं है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली सूची। इनमें से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? 5वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी
सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। दूसरी अनुसूची भाषाएं या गलत है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, सही है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन दिया गया है, सही है। तीसरी अनुसूची में शपथ या अभिवाचन के स्वरूप है, यह भी सही है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? राज्य, विधानमंडल और पंचायत। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का अनुक्रम चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर लेंगे। मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियां है 5वीं अनुसूची में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुसूची और सूची 2 में उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं, इसका मिलान कर लेंगे। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है। षष्ठ अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र दिया गया है। अष्टम अनुसूची संबंधित है भाषा से और नवम अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुसूची और सूची 2 में विषय दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। चतुर्थ अनुसूची संबंधित है राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन से। 7वीं अनुसूची संबंधित है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची से। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषाएं से। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रशासनिक उपबंधों तथा संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 एवं सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्रशासनिक उपबंध और सूची 2 में अनुसूची दिया गया है, इसका मिलान कर लेंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। 6ठी अनुसूची अखिल भारतीय सेवाएं। 7वीं अनुसूची भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दूसरी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। 5वीं अनुसूची, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में प्रशासनिक उपबंध और सूची 2 में उनसे संबंधित अनुसूची दिया गया है, इसका हम लोग मिलान करेंगे। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख प्रथम अनुसूची में है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। द्वितीय अनुसूची में है विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ। तृतीय अनुसूची में है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन। चतुर्थ अनुसूची से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिला लेंगे। 7वीं अनुसूची संघ, राज्य तथा संवर्ती सूचियां। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता दिया गया है 10वीं अनुसूची में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में संविधान के अनुच्छेद के बारे में दिया गया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है, इसके बाद के क्वेश्चंस को देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 के 1 में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29।
कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51 का ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 का ए। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 112 का 29, अनुच्छेद 146 का 3, अनुच्छेद 148 का 6। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। वह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 137। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? अनुच्छेद 141। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 245। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अनुच्छेद 248। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263 तक।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया अनुच्छेद 300 के क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्यायालय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? अनुच्छेद 331। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 का 1। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 343। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के 1 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध में है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति के संबंध में है। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? अनुच्छेद 356। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबद्ध है? जम्मू कश्मीर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 का ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? नागालैंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है?
अनुच्छेद 29 व 30। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? अनुच्छेद 105 द्वारा। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 258। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के नियम के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? हैदराबाद और कर्नाटक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। किसी भी राज्य और सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48 का ए। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद और वह किस राज्य से संबंधित है यह दिया गया है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 371 का गौ में मेघालय राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 371 का गौ यह सही नहीं है, यह गलत है। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? इनमें कोई नहीं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 39 का ए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 347। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है?
अनुच्छेद 25 से 28। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 149। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुच्छेद 112। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? अनुच्छेद 361। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 48 न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथकीकरण अनुच्छेद 48 से संबंधित नहीं है, यह गलत है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद दिया गया है, सूची 2 में अंतर वस्तु दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दी गई है। अनुच्छेद 155 में है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संस्थान और सूची 2 में उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, इसका मिलान करेंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का ए, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद और सूची 2 में किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है यह दिया गया है, इसका मिलान करेंगे। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 67 के ख में है उपराष्ट्रपति को हटाना अनुच्छेद 67 के ख में है। अनुच्छेद 94 में क्या प्रावधान दिया गया है, स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान दिया गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आप लोग यहां से आंसर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हम लोग पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भारत एक है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? संसद को। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति की। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? संसद। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सरदार पटेल व वीपी मेनन। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 4। भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? पोती श्रीरामुलु। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली।
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 ईस्वी में। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था? 1956। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? 28 और 8। भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक है। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? नागालैंड नहीं है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है और पुडुचेरी भी संघ राज्य क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा नहीं है, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मिजोरम नहीं है, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी है। कराईकल, माहे, इनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? 1954 में। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1961 में। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? 35वां। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 1970 में। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? धड़ आयोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? पुडुचेरी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वें संशोधन द्वारा। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? 2000 में। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संसद। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? पुडुचेरी। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किसके अंतर्गत राज्य बन गए? उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के अंतर्गत एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, यह कथन सही नहीं है। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है, यह कथन सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के
सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। यह कथन भी सही है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल की को निर्दिष्ट कर सकता है। यह कथन भी सही है, सिर्फ कथन डी गलत है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? राज्य की नहीं। यानी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की नहीं सहमति की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश। नेक्स्ट है चैप्टर 10। चैप्टर 10 में नागरिकता दिया गया है। हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? संपत्ति स्वामित्व नहीं है। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? उपयुक्त सभी से, यानी जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीयकरण से। इन सभी से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, और यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 26 जनवरी 1950 या उसके बाद। जन्म में किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? उपयुक्त सभी, यानी त्यागने पर, पर्यावसन पर और वंचित किए जाने पर। इन सभी स्थितियों में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? उपयुक्त सभी, यानी निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1949। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? उपयुक्त सभी। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, या सभी। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? किन किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 2 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट